Hello class 12th. In today's video we will discuss about magnetic properties of solids. That means चुंबकीय गुण होते हैं. क्या होता है चुंबकीय गुण ठोसों के? तो हम सभी जानते हैं कि जो एक हमारा एटम है उसमें वो कुछ ना कुछ कभी चुंबकीय गुण को दिखाता है, कभी विद्युतीय गुण दिखाता है. अगर उसका जो आवेश है वो रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है. ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है. अगर उसमें जो आवेश है वो गति करने लग जाए, उनमें मूवमेंट होने लग जाए, तो वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल दोनों फील्ड को वो दिखाता है, दोनों ही फील्ड वो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है. ठीक है, तो आपने देखा ये सब किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण. इलेक्ट्रॉन इसलिए किसी भी एक एटम में एज अ मैग्नेट काम करता है. ठीक, वो एज अ मैग्नेट काम कर रहा है. अब वो मैग्नेट कैसे काम कर रहा है? क्योंकि उसका जो डायपोल मूवमेंट होता है ना, जो उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो दो प्रकार से होता है. ठीक, वो दो प्रकार से होता है. कैसा? अगर ये बीच में न्यूक्लियस है हमारा, इसके चारों से इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं, तो पहला तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स पहला तो इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं. जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कक्षीय मूवमेंट हो रहा है ना, कक्षीय गति बोलते हैं इसको. तो पहला जो इसमें मूवमेंट है वो कक्षा में हो रहा है, कक्षीय गति. एंड सेकंड वन इज स्पिन, दैट मीन्स चक्रण गति. चक्रण का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद भी घूम रहे होते हैं. ठीक है, मैंने क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद भी घूम रहे होते हैं. तो हमने देखा ना, एक तो जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपने ही पोल पर भी घूमती है, और साथ में सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी चारों ओर नाभिक के घूमते हैं. तो इस प्रकार हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार के कक्षीय गति उत्पन्न करता है, और इन्हीं के आधार पर ये कहीं ना कहीं चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं. आज तक आपने देखा कि बच्चों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अगर की बात हम करें, तो आज तक आपने पढ़ा है कि दो प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं. चाहे हम किसी की बात करें, चाहे हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, तो आपने आज तक पढ़ा होगा कि पहला होता है डायामैग्नेटिक एंड द सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक. ठीक, डायामैग्नेटिक मीन्स प्रतिचुंबकीय, और इसका मतलब है अनुचुंबकीय. अगर हम डायमैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय की बात करें, प्रतिचुंबकीय मतलब कि वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, और अनुचुंबकीय मतलब उन दोनों में आपस में आकर्षण हो जाता है. तो इन दोनों के अलावा अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो ये तीन प्रकार के और होते हैं. ठीक, फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक. ठीक है, जिसको हम प्रतिचुंबकीय बोल रहे हैं. Okay, and the second one is paramagnetic, जिसको हम अनुचुंबकीय बोल रहे हैं. and the third one is ferromagnetic, जिसको हम बोलते हैं लौह चुंबकीय. And the fourth one is antiferro, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलौह चुंबकीय. लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में भी हम इसको फेरी चुंबकीय बोलते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दैट आर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक. अब आइए इसके डिफरेंस के साथ साथ ही हम इसका जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी गुण हैं, उसको भी देख लेते हैं. ओके,
अगर हम पहले डायमैग्नेटिक की बात करें तो सिंपल आपको इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम आज तक आप लोग पढ़ते ही आए कि चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं कि दैट आर रेपल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये ऐसे जो हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं ना, सॉलिड्स में हम क्रिस्टल ही तो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्रिस्टल्स दोज आर रेपल इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय। पहली कॉन्सेप्ट इसको ये है। और दूसरा आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पेयर्ड होते हैं। ठीक, वो सब क्या होंगे आपके पेयर्ड होंगे, नो एनी अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ सारे ही पेयर्ड होंगे। जैसे Zn का एटॉमिक मास 30 होता है, मीन्स 4s2 3d10, तो यहाँ ये पूरा भरा हुआ है, अनपेयर्ड नहीं है। तो हम इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अगर आप डी का वो बनाएंगे ऑर्बिटल वाइज अगर आप देखते हैं तो ये पूरा भरा हुआ रहता है, तो इसमें पेयर्ड रहते हैं, अनपेयर नहीं होते। किसमें? डाया में। ये हो गया। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप एग्जाम्पल को लेके जाएंगे ना, तो NaCl को आप देखेंगे और TiO2 एंड V2O5। ठीक, ये हो गया। और जो इसका आप डाइपोल मूवमेंट देखेंगे वो हमेशा 0 रहेगा, ऑब्वियस है ना। तो अगर अब डाइपोल मूवमेंट को मैंने अभी आपको बताया कि आप दो प्रकार के कक्षीय और चक्रण गति कर रहा है। अब मैंने क्या कहा, इसमें अनपेयर्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पेयर में है। ठीक, दिस इज पेयर्ड एंड दिस इज अनपेयर्ड। अब आपने क्या कहा, मैं आप कह रही हूँ कि जो डायमैग्नेटिक है उसका डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की दिशा को जा रहा है और एक नीचे को आ रहा है। दैट मीन स्पिन जो होगी उसकी s जो क्वांटम संख्या जो चक्रण होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ऊपर नीचे जा रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए इनका डायपोल मूवमेंट आपका 0 हो जाता है। और डायपोल मूवमेंट निकालने का आप जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कि n+2, इसके थ्रू भी आप डायपोल मूवमेंट किसी का निकाल सकते हैं। और n इज इक्वल टू होती है, ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप देखेंगे तो आप n की संख्या यहाँ पे रख देंगे। अब देखो, आप यहाँ देखो ना, यहाँ अगर मैं Zn की बात ही कर रही हूँ ना, Zn में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड है नहीं है, तो आप n की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे 0 ही रखेंगे, तो ये पूरा 0 0 ही आ जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने कहा कि इसका म्यू 0 आता है, जिसको हम डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ डायमैग्नेटिक का। अब हम पैरामैग्नेटिक पे चलते हैं, जिसको हम अनुचुंबकीय बोल रहे हैं। और नाम से जैसे आप अनुचुंबकीय, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स हो रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में, दोज आर अट्रैक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आप लिख सकते हैं इसको, अट्रैक्ट। ठीक, उसमें अट्रैक्ट करते हैं। और पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होता है, 1 अनपेयर लिखेंगे आप, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें पाया ही जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ होते हैं अनपेयर, यहाँ अनपेयर नहीं हो रहे हैं प्रति में, और अनुचुंबकीय में अनपेयर हैं। ठीक, ये आप याद करें, ऐसे याद करेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है CO2 पॉजिटिव और Fe+3, इसके अलावा एक TiO, यहाँ ध्यान रखिएगा ये TiO है, यहाँ पे को इसमें TiO2 होता है। तो इन पांचों की ना आपको जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद करना है, क्योंकि कभी कभार आपका डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए
आ जाता है कि फला फला का आप डायपोल मूवमेंट निकालिए। तो अब यहाँ आप कॉपर ही है, देखो देखो बच्चों, अब कॉपर के लिए आप निकालोगे डायपोल मूवमेंट। और अब बताइए यहाँ पर का डायपोल मूवमेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? तो क्या वो 0 के बराबर होगा? नहीं होगा ना। 0 के बराबर कैसे हो सकता है भाई? यहाँ अनपेयर्ड हैं, तो अगर आप अनपेयर यहाँ पे कोई जो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, अगर आप यहाँ पे कोई अनपेयरों की संख्या रखोगे तो वो 0 नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ हम निकालते हैं जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक, अब आप निकाल सकते हैं, मैं आपको Cu2 पॉजिटिव का निकाल के दिखा रही हूँ। ऐसे आप Fe13 पॉजिटिव का निकालेगा। अगर हम कॉपर की बात करें तो आपको कॉपर का पता है, जो एटॉमिक नंबर होता है आपका वो 29 है, लेकिन ये +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। आप कितने बच्चे यहीं से निकाल लेते हैं, इसको 27 लिख देंगे। तो ऐसी गलती ना करिएगा, पहले हम इसका जो कन्फिग्रेशन है वो पूरा लिखेंगे, उसके बाद आप जो उसके ऑर्बिटल हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो कॉपर अपने आप में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपने एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि जो इसका कन्फिग्रेशन है वो पूरा लास्ट में 4s1 3d10 जाता है। 2 से यहाँ 2 और यहाँ 9 नहीं रहता, क्योंकि इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, इतना लंबा मैं नहीं जाऊँगी। तो ये इसका कन्फिग्रेशन है लास्ट वाला, जो इसकी वैलेंस सेल है उसका ये कन्फिग्रेशन हो गया। अब +2 है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये 0 जाएगा, ये D में 9 हो गए। अब आपने क्या कहा, D पे 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना अनपेयर्ड हो गया? 1 अनपेयर्ड है। अब आपको म्यू इक्वल टू √n+2 में इसको, इस फॉर्मूले को मैं कितने हैं 1 हो गया, 1 + 2 रख लेंगे, √1 × 2 1 3 √3। तो √3 इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो निकल गया। तो आपने देखा कि 0 के बराबर नहीं है। ऐसे आप Fe3 पॉजिटिव का निकाल सकते हैं। ये तो आपने बात करी डाया और पैरा। जो सिंपल जो डाया जो है वो रिपल्सन आपको दिखाता है, और ये जो है आपको क्या होता है, ये अट्रैक्शन आपको दिखाता है। ठीक, जो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब वो घूमेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी दिशा कहाँ है, उसकी डायरेक्शन क्या है, एक ही जगह स्टेबल होगी। ठीक है, एक ही जगह को। लेकिन आप इसमें देखा आपने, आपके पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें क्या होगा कि एक प्लस पे जा रहा है, एक माइनस पे जा रहा है, तो चक्रण हो रहा है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, तो B आपका 0 के इक्वल हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होने वाला होता है वो नहीं हो पाता है, वो ख़त्म हो जाता है एक दूसरे को उल्टा ऊपर नीचे होकर। तो यहाँ ऐसा नहीं हो पाता, ये एक दूसरा भी इसका कारण है। अब हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ के अनुचुंबकीय टुकड़े में डोमेन नियमित रूप से अभिविन्यासित नहीं होते हैं और उनका चुंबकीय जो आघूर्ण होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर को अब आप क्या देख रहे हैं कि एक सिंपल बच्चों, हम मेटल की बात करें ना, मेटल जो है, मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोन करता है तो M + N में और इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इसको हम कार्डिनल भी बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसी इस तरीके की प्रक्रिया होती है तो जो मेटल होता है ना, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे डाइपोल बन जाते हैं। मतलब डाइपोल बन जाते हैं, मतलब 2 पोल बन जाते हैं। डाइपोल 2 पोल, एक पॉजिटिव का पोल, एक नेगेटिव का पोल। तो इसमें 2 पोल बन जाते हैं, जैसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, या एक माइनस ऊपर तो प्लस नीचे, या माइनस नीचे प्लस। इस तरीके से आपके 2 पोल बन जा रहे हैं जिनको हम ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक, जब हम, और ये ग्रेन्स कब बनते हैं, जब हम इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स या हीट देते हैं। अगर हमने कोई इसमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, या फिर हमने इसको गर्म नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि हमने इसको हीट नहीं दी, तो ये अभी ऐसी हैं, कोई इसमें ग्रेन्स नहीं बने।
कोई इसमें जो आपके जो डाइपोल हैं वो नहीं बने हैं। अभी ये सिंपल एक बैटल है, लेकिन जैसे ही आप इसको हल्का सा गर्म कर रहे हैं तो इसमें ग्रेन्स बन जाते हैं, 2 पोल आपके बन जा रहे हैं। ठीक, अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई करते हैं तो अब क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के लिए आपने माना इसमें एक बैटरी लगा दी है। तो ये आपने इसमें बैटरी लगा दी, तो ये सारे जो ग्रेन्स होते हैं बैटरी लगाने के बाद, ये सारे ग्रेन्स क्या हैं, इनके पास अब 3 कंडीशन आ जाती है। पहली, या तो ये सारे पोल एक साइड हो जाएं, जैसे प्लस प्लस सब ऊपर, माइनस माइनस नीचे, या ये ऐसा करे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से अरेंज हो जाए। और तीसरा इनके पास ये होता है कि कुछ तो ऊपर प्लस में आ जाएंगे, जैसे प्लस प्लस प्लस, उसके बाद ऊपर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस और नीचे उसका अपोजिट। इस तरीके से इनके पास 3 कंडीशन हो जाती है। तो पहली कंडीशन, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद अगर ये सारे ग्रेन्स एक ही डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये फेरोमैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि माना 1 2 3 आपके पास, ये जो मैं थोड़ा बड़े से दिखा रही हूँ, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से सारे एक ही डायरेक्शन में आ गए, यूनि डायरेक्शन में ये सब कुछ आ जाते हैं इसके जो ग्रेन्स हैं। तो और इसके बाद आने के बाद जैसे आप बैटरी को हटा दें, तब भी ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। हाँ, क्योंकि इनमें जैसे आप बैटरी हटाते हैं ना, तो फिर ये जैसे पहले थे वैसे नहीं आ पाते, इनको थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम को आने तक ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड को तब तक प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने बैटरी हटाई तो थोड़ा बहुत ही मैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि जो ग्रेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएं और बैटरी को हटाने के बाद भी ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते ही रहते हैं, थोड़ा देर तक जनरेट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिव। इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका FeNiCrO2, और यहाँ पे कोई डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू नेट मैक्सिमम। नेट मूवमेंट क्या होगा, आपको मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पर को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ठीक, मूवमेंट इसका मैक्सिमम जा रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को दिखाते हैं। अब हम दूसरी की बात करते हैं, हम एंटी फेरोमैग्नेटिक की ओर देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि प्रतिलोह चुंबकीय की बात कर रहे हैं। क्या है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करते हैं, करने के बाद अगर ग्रेन्स क्या हैं वो एक ही डायरेक्शन में ना आने के बजाय, एक ही डायरेक्शन में ना आने के बजाय एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, ऐसी एक दूसरे के अपोजिट ग्रेन्स हो जाते हैं, तो इनमें रिपल्सन होने लगता है, रिपल्सन शो करने लगता है, एक दूसरे के अपोजिट जाने लगते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। वही फेरोमैग्नेटिक का उल्टा ही होगा, अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो ये उल्टे में चले जाएंगे, अपोजिट। अगर ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन दिखाएंगे। ठीक, और ये मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर ही नहीं पाते, कहाँ से दिखाएंगे ना, मैग्नेटिक की तरह बिहेव तो कहाँ करेंगे। अब ये रिपल्सन जो दिखा रहे हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ तो FeO3 MnO2 और Mn2O, यहाँ इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है, नेट डायपोल मूवमेंट, वो 0 होगा, वही है। जैसे यहाँ पर भी ये रिपल्सन दिखा रहे थे, ये भी रिपल्सन, यहाँ पर कोई रिपल्सन दिखा रहे थे, लेकिन आपने कहा कि मैम ये भी रिपल्सन दिखा रहे हैं, यहाँ भी रिपल्सन दिखा रहे हैं, तो ये भी 0 होता है। यहाँ रिपल्सन थोड़ा
ठीक रहता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है। अगला आ रहा है फेरी मैग्नेटिक, फेरी चुंबकीय जिसको हम बोलते हैं। अब एक ऐसी स्थिति भी आ रही, मैंने आपको 3 स्थिति पहले बताई थी। तीसरी स्थिति ये आती है जब हम कहीं ना कहीं जो मेटल है उसमें ग्रेन्स बनने के जो मेटल है उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद उसमें ग्रेन्स बन रहे हैं। अगर वो ग्रेन्स, अब क्या है, अगर माना वो जो ग्रेन है आपके, बड़ा बना के देख सकते हैं, जो ग्रेन है वो इक्वल डाइपोल अरेंजमेंट उनमें नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे माना ये 2 तो ऐसे चले गए, फिर एक इसमें ऐसे आ गया, फिर एक ऐसे आया, फिर 2 इसमें ऐसे, फिर 2 इसमें इस तरीके के आ गए। तो देख रहे हैं ना, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। 2 आ गया, 2 आपके इस तरीके से एक से हैं तो एक बीच में अलग आ गया, फिर आपके 2 एक से हैं फिर अलग आ गया, फिर एक अलग आ सकता है, फिर 2 एक से आता है। मतलब इक्वल नहीं है आपका डाइपोल जो अरेंजमेंट है, जो ग्रेन्स का जो अरेंजमेंट है वो अनइक्वल होने के कारण जो कि ये क्या होते हैं, डाइपोल मूवमेंट को 0 के बराबर नहीं दिखाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है Fe3O4 फाइराइट। और जो फेरी मैग्नेटिक है वो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो आपने इस तरीके से ये ग्रेन्स को ना आप डोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डोमेन भी एक प्रकार का है, क्योंकि जो ठोस अवस्था में पदार्थ होता है ना, में जो धातु आयंस होते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में एक साथ आ जाते हैं, जिनको हम डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक आ जाता है इसके अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर, तो वो जो ब्लॉक्स छोटे छोटे खंड होते हैं उनको हम डोमेन भी बोल रहे हैं, हम ग्रेन्स भी बोलते हैं। जैसे इन डोमेन्स को चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है या फिर आपने बैटरी लगा दी है, तो वैसी ये अलग अलग व्यवहार के हो जाते हैं। जैसे कभी वे एक ही दिशा में आ जा रहे हैं, कभी वे कैसे आ रहे हैं, एक दिशा में नहीं आ रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं, और कभी वे नियमित हो जा रहे हैं। कि इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये हमारी आज की वीडियो हुई। इसके बाद सॉलिड स्टेट में केवल एक ही वीडियो बनाऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आता भी है। तो उस पर वीडियो बनाने के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करेंगे।